नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिंह टीम एजुकेशन इंडिया में पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने भारतीय उच्चभूमि में खासकर प्रायद्वीपीय उच्चभूमि के विषय में पढ़ा था। ध्यान दीजिए, भारतीय उच्चभूमि के अंतर्गत प्रायद्वीपीय उच्चभूमि को लेकर हमने बातचीत किया था, जिसमें खास तौर पर जो बातचीत थी वो आपकी अरावली पर्वत को लेकर थी, है ना। तो आइए सब लोग पहले जुड़ जाइए, जिससे हम 2 मिनट का उसको रिकैप कर लेते हैं, उसको अच्छे समझ लेते हैं, फिर चीजों को हम धीरे धीरे बारी बारी से आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आइए सभी लोग, बिल्कुल आइए, लाइव चैट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हाँ बिल्कुल, नरेश जी हैं, दीप्ति जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, दीपक जी हैं, सुनील साहब हैं, रानी जी हैं, है ना, सर्वेश साहब हैं, है ना, अर्चना जी हैं, नीरज जी हैं, प्रदीप जी हैं। हाँ, आप सभी लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द, जिससे हम लोग अपना जो है कार्यक्रम प्रारंभ करें, है ना। सर आज तो सर आप रखना चाहिए था। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे संडे है, कोई बात नहीं, है ना। समय को भी देखिए, क्योंकि आपके कमेंट भी तो रहते हैं ना कि उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना है। तो जल्दी से जल्दी नहीं, हम लोग बहुत आराम से इत्मीनान से उसको समाप्त करेंगे, लेकिन समय से पहले, है ना। तो कोई संडे मंडे नहीं, बस आप डेली पढ़िए, ठीक। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, है ना। आप सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं ना। तो क्या सभी लोग आप लोग जुड़ गए हो? ठीक, आइए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने बातचीत किया था केंद्रीय उच्चभूमि को लेकर। किसके अंतर्गत? केंद्रीय उच्चभूमि के लेकर हमने बातचीत किया था। और केंद्रीय उच्चभूमि के अंतर्गत हमने खास तौर पे जो बातचीत की थी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ अरावली पर्वत थी, है ना। यानी जो अरावली पर्वत है उसके विषय में हमने चर्चा किया था। मित्रों, हमने आपको बताया था कि जो अरावली पर्वत है वो, याद रखिए, जो अरावली पर्वत है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशेष पर्वत था। और इसके विषय मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार ये जलवायु विभाजक भी है, जल विभाजक भी है, जिसके एक ओर आप देखें कि थार मरुस्थल था, और दूसरी आप मित्रों आपने देखा कि किस प्रकार जो है दूसरी साइड में आपने देखा कि किस प्रकार यमुना का, है ना, यमुना गंगा का जो आपका जलोढ़ क्षेत्र था। तो इस प्रकार इन सब चीजों को हम देखे हैं। और अरावली पर्वत के थोड़ा दक्षिण में आपने जैसा देखा मेवाड़ पठार, ध्यान दीजिए, मेवाड़ पठार, खासकर मेवाड़ पठार में स्थित आपका जो उदयपुर है, हल्दी घाटी का नाम सुने होंगे मित्रों। हल्दी घाटी जो है आपका वहीं पर स्थित है। अब आज हमारा सेंट्रल हाईलैंड में जो खास बातचीत रहेगा वो इन चीजों को लेकर रहेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो, पूरी तरह से माइंड मेकअप बना चुके हो पढ़ने के लिए, है ना? क्या हम लोग प्रारंभ करें? बिल्कुल सभी लोग गुड मॉर्निंग है। जो लोग थोड़ा सा अभी जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को, उन सभी हमारे मित्रों को, भाइयों बहनों को पूरी तरह से गुड मॉर्निंग है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से, है ना, पढ़ें। और एक चीज और, मध्य प्रदेश की जो परीक्षा आज होने वाली है उसके लिए भी हमारे सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए बिल्कुल हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपके सामने हम आपको बता दें कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये है आपका केंद्रीय उच्चभूमि। क्या है? केंद्रीय उच्चभूमि। और केंद्रीय उच्चभूमि में खास तौर पे जो हमें पढ़ना है वो आप भी जानते हो कि जो चीज पढ़ लिया गया उसके विषय में तो हम बातचीत अभी कर लिए। तो इसमें खास तौर पे चीजों को हमें क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा कि सेंट्रल हाईलैंड में आखिर आज किन चीजों के विषय में हमें खास तौर पे बातचीत करनी है ना। तो आइए यहां पे लिखते हैं। सबसे पहली बातचीत तो ये है कि इसमें विंध्याचल, ध्यान दीजिए, आपका जो ये विंध्याचल है, क्या है मित्रों? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके विषय में बातचीत करना है ना। केंद्रीय उच्चभूमि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमने अरावली पर्वत के विषय में बातचीत कर लिया था, इसलिए हम इसके विषय में बातचीत करेंगे। बहुत अच्छे से इन सब चीजों को समझिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद ध्यान दीजिए यहां पर, फिर हमें यहां पर इन पठारों के विषय में चर्चा करना है। ये पठार जो है आपके जो महत्वपूर्ण पठार हैं इनके विषय में चर्चा यहां पर करना है। वो कौन कौन से मित्रों हैं? ध्यान दीजिए, आपके सामने हम ये लिख रहे हैं। पहला हमने आपके सामने लिखा मालवा, मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत आराम से इसको चीजों को समझिएगा। फिर इसके बाद हम इसमें रख रहे हैं
बुंदेलखंड, है ना, क्या बुंदेलखंड का पठार। अगले उसमें हम बातचीत करेंगे पन्ना, रीवा, या इसी को मांडेर खंड का पठार कहते हैं। मांडेर खंड या भांडेर खंड, है ना, का पठार कहते हैं। आप इसको अपना नोट करते जाइएगा, बहुत आराम से इसको समझिएगा। इसके बाद इसमें है, नेक्स्ट नंबर है, आपने नाम सुना होगा बघेल खंड का पठार। कौन सा मित्रों? बघेल खंड का पठार, है ना। और एक हमारी जो चर्चा रहेगी वो चर्चा किसकी लेकर रहेगी? ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये विंध्याचल है, और विंध्याचल के बाद आपका इसमें है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत माला। तो हम आपके सामने इतनी चीजों को लिख दिए हैं। आप सभी लोग तुरंत इसको नोट कर लीजिए या अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आज हमें किन किन चीजों की बातचीत करना है। विंध्याचल पर्वत, इसके विषय में खास बातचीत होगी, और इसके बाद इन पठारों की बातचीत होगी, और इसके बाद सतपुड़ा पर्वत माला की बातचीत होगी, है ना। तो इन सब चीजों को आप लोग लिख लीजिए। आप सभी लोग तैयार हो क्या? पूरी तरह से तैयार हो, है ना। इसके विषय में हमें बातचीत करना है, ठीक। तो इसको देखिए, हम आपको बता दें कि हमें इसको मानचित्र के माध्यम से भी बातचीत करना है, यानी भारत में किस प्रकार इनकी लोकेशन है, और पूरे मध्य प्रदेश का भी हम आपके सामने चित्र बनाएंगे, और मध्य प्रदेश में आखिर इन सब चीजों को हम कैसे देखेंगे, जानेंगे, है ना। बहुत अच्छे से इसको समझा जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों के कमेंट भी आने लगे कि हाँ सर बिल्कुल प्रारंभ किया जाए। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इस सब चीजों को आशा करते हैं कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। जो लोग देर से जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोग प्रयास करिए कि देखिए समय से जुड़ जाया करिए। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो है पूरी तरह से ऑनलाइन ही सब चीजें आपको लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में कम से कम पूरा मामला रहेगा, है ना। कोई ऐसी बात ही अब नहीं बची है, क्योंकि पूरी तरह से जो समस्याएं थी उनका निस्तारण कर लिया गया था, समस्याओं को दूर कर दिया गया था। इसलिए अब बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ाई होगी। पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम संस्था की ओर से नहीं होगा, कि प्रयास होगा कि ना हो, है ना। तो इन सब चीजों को यहाँ पे देखा जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत हम करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो हम ये है कि एक चित्र बनाने जा रहे हैं आपके सामने। इन चित्रों को समझिएगा ध्यान से। एक छोटा सा पहले चित्र हम समझते हैं। छोटा सा चित्र क्या है? जैसे मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है ना। ये कौन सा, किसका मानचित्र है? भारत का वो मानचित्र है जिसे हम प्रायद्वीपीय क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, है ना। तो ये मान लो भारत का प्रायद्वीपीय मानचित्र है। और जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि हमने कल की जो पढ़ाई में पढ़ा था वो यही वाला था क्षेत्र, है ना। क्या नाम था इसका? इसका क्या नाम था मित्रों? इसका नाम था आपका अरावली, है ना। क्या नाम था इसका? अरावली नाम था। और हमने आपको बताया था कल कि ये जो क्षेत्र है, हमने कहा था ना कि मैप के माध्यम से इन सब चीजों को हम जरूर रखेंगे। तो ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को हमने क्या कहा? ये आपका थार मरुस्थल था। यानी ये जो भाग है इसे हम क्या कह सकते हैं? थार मरुस्थल कह सकते हैं। तो ये आपका क्या था? अरावली, और ये आपका था थार, है ना, जिसे भारतीय महामरुस्थल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो है खास तौर पे हम जो है यहां पे आपको देखिए समझना है कि ये जो एक स्थिति, ये जो है ये भी एक पठार है, और इस पठार का नाम है मेवाड़ पठार। क्या नाम है? मेवाड़ पठार, है ना। तो आज हमारी जो चर्चा होगी, जो हमने चीजों को लिखा है वहां से स्टार्ट होगी। तो इसको अपना देख लीजिएगा, है ना। किसी तरह की इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हमारी जो बातचीत होगी वो कहां से होगी? यहां से होगी, है ना। तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, है ना, जिससे कोई समस्या ना हो, है ना। आइए बिल्कुल इसकी शुरुआत हम करते हैं। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? जैसे आपके सामने हमने फिर से एक चित्र बनाया। चित्र को ध्यान समझिएगा, वो सब समझाने के लिए हम आपको थे कि भाई कल आपको उसको अच्छे से समझना था। अब यहां पर आप इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको जानना है
कि ये जो श्रेणी है पूरी, इसी श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं? विंध्याचल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विंध्याचल कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्याचल कहते हैं। और इसे जब विंध्याचल के नाम जानेंगे तो देखिए, एक ये आपका पठार है। कौन सा पठार है? ये एक है आपका पठार, है ना। दूसरा पठार हम आपके सामने ये रख रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो पठार है वो आपका ये हो गया, और चौथे नंबर का जो पठार है वो आपके सामने ये रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर हम यहां पे चर्चा करें, सबसे पहले क्या है? विंध्याचल। क्या हो रहा है? विंध्याचल, है ना। तो अगर हम सबसे पहले इसके विषय में चर्चा करते हैं, विंध्याचल के विषय में, तो हम आपको बता दें, इन पॉइंट्स को आप लोग देखते जाइएगा। सबसे पहले अभी हम इसको मैप में लेकर चलेंगे, एमपी वाले में, है ना। एमपी में खास तौर वाले मैप में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि विंध्याचल भारत को, ध्यान दीजिए, भारत को दो भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है मित्रों? 2 भागों में विभाजित करता है ना। यहां पे आपको समझना है कि विंध्याचल जो पर्वत है वो भारत को 2 समान भागों में विभाजित करता है। यानी इसके उत्तर में आप देखेंगे तो ये क्या होगा? नॉर्थ इंडिया है, और इसके दक्षिण में देखेंगे तो ये साउथ इंडिया। यहां पे आपको समझना है कि जो विंध्याचल पर्वत है वो भारत को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है। खास तौर पे आपको समझना है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। पॉइंट्स को अपना क्लियर करते जाइएगा। दूसरी बात यह है कि आपको हमने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ाया था अक्षांशीय विस्तार में। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार में खास तौर पे हमने बताया कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भारत के, ध्यान दीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मित्रों, वो कहीं ना कहीं इसके, ध्यान दीजिए, इस पहाड़ से होते हुए जाती है आगे। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इस पहाड़ के से होके जाती है। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है वो तो रेखा रहे, लेकिन ये जो पर्वत है आपका, इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत, जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में से कन्वर्ट करता है। हम आपको एक चीज और बता दें कि विंध्याचल पर्वत कर्क रेखा की तरह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। यहां पे समझिएगा, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट में हम आते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत है इसका जो विस्तार है, ध्यान दीजिए, विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है वो पश्चिम में, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम में कहां से? एमपी से प्रारंभ होता है, यानी मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। इसके बाद आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। यहां पे आपको समझिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यहां पर आपको देखिए अगले उसमें ध्यान देना है कि इसमें जैसे आपका है, इसमें छत्तीसगढ़, क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, है ना। अगर आप देखेंगे तो जो आपका विंध्याचल पर्वत है इसका खास तौर पे विस्तार मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, पेन बार बार इसमें मिट जा रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल टीम आशा करें कि जल्दी से पहुंचे। तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड में इसका जो है विस्तार पाया जाता है ना। तो अब इस पर्वत को आइए थोड़ा सा हम मानचित्र के माध्यम समझें। यहाँ पे तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे पूरी तरह से आपको समझना है। ये लीजिए, आपके सामने हमने चित्र बनाया, चित्र आपके सामने ये रहा, है ना। ये आपके सामने मित्रों चित्र रहा। ये किसका चित्र है? ये मध्य प्रदेश का चित्र हम आपके सामने बना दिए। किसका चित्र बना दिए? मध्य प्रदेश का चित्र बना दिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, उस प्रॉब्लम को पता नहीं इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम देखते हैं फिर से। ये देखिए जो चित्र है, ये चित्र आपका, ये मध्य प्रदेश का यहां पे चित्र हमने बनाया, ठीक। और इस मध्य प्रदेश के चित्र में खास तौर पे आपको समझना है मित्रों, थोड़ा सा हम आपके सामने एक बात रख दें
कि कुछ इसमें तकनीकी समस्या आ रही है, और वो तकनीकी समस्या है कि जैसे कोई चीज लिख रहे हैं तो मिट जा रहा है ना अपने आप, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, है ना। यहां पर आपको समझना है कि जैसे देखो ये मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश को जब हम इस दो भागों में यहां पे डिवाइड करते हैं, यानी याद रखिए ये जो एक स्थिति है, ये स्थिति हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नर्मदा, पूरा ध्यान दीजिएगा, नर्मदा घाटी है ये नर्मदा घाटी है, और इसके इधर जो है ये कौन सी है, सोन नदी का नाम सुने होंगे, तो सोन नदी घाटी या सोन घाटी, है ना। ये चीज है पूरा एमपी के मैप में, इन सब चीजों को जब हम अच्छे से रखते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए अब ये जो आपका पहाड़ है, इस पहाड़ को मित्रों ही हम क्या कहते हैं, इस पहाड़ को ही हम क्या कहते हैं, विंध्याचल कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पहाड़ है इसका क्या नाम है, विंध्याचल। क्या नाम है मित्रों, विंध्याचल पर्वत। ये आपके सामने क्या रहा, विंध्याचल पर्वत रहा। ठीक, समझिएगा ध्यान से। यानी सबसे इसमें अहम जो बात है, हमने क्या इधर लिखा, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत में आपको हमने वहां बताया था कि विंध्याचल पर्वत भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। और दूसरी बात यह है कि विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है, जैसा कि आप मित्रों जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये क्या है आपका, गुजरात है। ये जो आपका गुजरात है इधर, और ये आपका क्या है, राजस्थान है ना। ये आपका क्या है, राजस्थान है, और इधर पूरा का पूरा आपका क्या है, महाराष्ट्र। तो यहां पर आपको समझना है ना, कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी और सोन नदी घाटी के जस्ट उत्तर में, या यूं कह लीजिए कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा, ये आपका क्या है, ये मित्रों ध्यान दीजिए, ये आपका जो पर्वत है सतपुड़ा मैकाल, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, यहां पर आपको समझना है। तो ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के मध्य में स्थित है नर्मदा घाटी और सोन घाटी। तो इसमें हमारी जो खास तौर पे पहले बिंदु पे बातचीत रही कि विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है, अलग करता है। दूसरा है इसका विस्तार हमने बताया। तीसरे नंबर पर हम आपको बता दें कि जो विंध्याचल पर्वत है मित्रों, वो विंध्याचल पर्वत प्राचीन पर्वतों में से, यानी ध्यान दीजिए प्राचीन पर्वत में आपको समझना है कि जैसे अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत रहा, तो हम आपको बता दें कि भारत का प्राचीन पर्वतों में विंध्याचल पर्वत भी आपका शामिल है ना। कौन शामिल है, विंध्याचल पर्वत भी आपका शामिल है इसमें। और विंध्याचल पर्वत का आपको समझना है कि विंध्याचल पर्वत खनिज संसाधन, ध्यान दीजिए ये जो खनिज है, खनिज संसाधन मित्रों ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप सभी लोग इसको नोट करिएगा कि विंध्याचल पर्वत किन किन खनिजों के लिए जाना जाता है। तो खास तौर पे ये जो खनिज है इसमें क्या है आपका, देखो सबसे पहले तो हम आपके सामने चूना पत्थर लिख रहे हैं। कौन सा, चूना पत्थर। इसके बाद बलुआ पत्थर है, ध्यान दीजिएगा बलुआ पत्थर, लाल पत्थर है ना, कौन सा मित्रों, लाल पत्थर हो गया। इसके बाद रेत है, रेत के बाद कोयला है ना, कोयला के बाद इसमें हीरा भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे पन्ना वगैरह क्षेत्र में। तो आप खनिज संसाधन कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, इन सब चीजों को भी आप लोग अच्छे से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने आपके सामने लिखा खनिज संसाधन कौन कौन से, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, कोयला और हीरा और रेत। अगर आप इसमें थोड़ा सा कोयले को साइड में रखो तो जितने भी हमने आपको चीजें बताई वो सब भवन निर्माण से संबंधित हैं। इसका मतलब यह है कि विंध्याचल क्रम की चट्टानों में खास तौर पे, विंध्याचल क्रम की चट्टानों में खास तौर पे ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो भवन निर्माण से संबंधित हो। जैसे चूना पत्थर है तो सीमेंट उद्योग का आधार है चूना पत्थर, याद रखिए। बलुआ पत्थर में आपने देखा कि किस प्रकार से बिल्डिंग बनी हुई है ना, रेत है ना, रेत अर्थात बालू जो है वो भवन निर्माण के बनाने में काम आता है। इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। अगला इसमें देखिए पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट मित्रों ये है कि जो आपका विंध्याचल पर्वत है इसमें से खास तौर पे जैसे केन नदी का नाम सुने होंगे है ना, बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी के बाद सोन नदी, मित्रों ध्यान दीजिए सोन नदी है। सोन नदी के बाद सिंध नदी, सिंधु नहीं सिंध नदी, और इसी प्रकार विद्यार्थियों मित्रों चंबल नदी,
यहां पर आपको समझना है कि जो केन नदी है, बेतवा नदी है, सोन है, सिंध है, चंबल है, ये आदि सभी नदियां ये कहां से निकलती हैं? विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं या विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित किसी पठार से निकलती है। अभी उसके विषय में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, है ना। खास तौर पे आपको समझना है कि ये आपका विंध्याचल पर्वत है। अब विंध्याचल पर्वत की प्रमुख कुछ बातें समझिए मित्रों, प्रमुख कुछ बातें। ये जो विंध्याचल पर्वत है, अगर आप देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत और विंध्याचल पर्वत के इधर आप देखेंगे तो आपको गंगा का, यमुना का द्वाब क्षेत्र मिलता है। तो विंध्याचल पर्वत नदियों का डिवाइडर भी माना जाता है ना। यानी उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में डिवाइड करने वाला जो पर्वत है उसका नाम है विंध्याचल पर्वत। इसका जो शिखर है, याद रखिए मित्रों, इसकी जो चोटी है, इस चोटी का क्या नाम है ना। वैसे तो अंग्रेजी में कहते हैं गुडविल पॉइंट नाम है इसका, या इसी को जो है सद्भावना शिखर कहते हैं, है ना। सद्भावना शिखर हो सकता है कि आपके लिए नया नया हो, सद्भावना शिखर। और हम आपको बता दें कि इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो सद्भावना शिखर है मित्रों, ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में, मध्य प्रदेश में एक जिला है उसका नाम है दमोह, वहां पर ये स्थित है। तो इस प्रकार हम आपके सामने विंध्याचल पर्वत के विषय में यहाँ पे बात रखे। अब इसके अलावा जो पठार हैं उनके विषय में हमें चर्चा करनी। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसमें हमने आपको देखिए जो चीज पहले बताया तो उसको आप नोट ही कर चुके होंगे। खनिज संसाधनों में खास तौर पे हमने आपको ये बताया। इसके बाद इसमें से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, और इसके अलावा हमने आपको बताया कि हमारा जो विंध्याचल पर्वत है वो उत्तर भारत के जलोढ़ क्षेत्र को दक्षिण भारत के पठारी भाग से अलग करता है, या उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों के बीच में ये क्या है, एक जंक्शन के रूप में है, अर्थात एक विभाजक के रूप में। तो इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि है जो बातचीत करना है वो पहले सतपुड़ा को लेकर करना। किसको लेकर करना है? सतपुड़ा को लेकर करना है। तो आइए सतपुड़ा के विषय में हम लोग चर्चा करें। क्या सभी लोग तैयार हो सतपुड़ा के लिए, है ना? बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए सभी लोग, बिल्कुल सतपुड़ा के लिए हम लोग चलते हैं। देखो ये जो आपका सतपुड़ा है इसको पहले समझ लीजिए। सतपुड़ा पर्वत, पहली बात तो यह है मित्रों कि जो सतपुड़ा पर्वत है इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है। इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं? जैसे ध्यान दीजिए, मान लो एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा इसमें ये। मान लो ये 3 श्रेणियां हैं, और जो पहली श्रेणी है इसका क्या नाम है? इसका नाम है राजपीपला श्रेणी। मित्रों याद रखिए कौन सी श्रेणी? राजपीपला श्रेणी। दूसरा जो श्रेणी है उसका नाम है महादेव श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? महादेव श्रेणी है। और तीसरे नंबर पे इसमें जो श्रेणी है उसे मैकाल श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मैकाल श्रेणी। यानी आपके सामने ये सतपुड़ा पर्वत की 3 श्रेणियां हैं, जिसे हम पहले वाली इधर को क्या कहेंगे? सबसे ये किधर है? पश्चिमी में है। तो सबसे पश्चिमी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? राजपीपला श्रेणी। ये मध्य में है तो इस मध्य श्रेणी को क्या कहेंगे मित्रों? तो इसे महादेव श्रेणी कहेंगे। और जो पूर्व में है इसको क्या कहेंगे? तो ये आपका मैकाल श्रेणी है ना। कुल मिला के ये देखा जाए तो सतपुड़ा पर्वत की 3 श्रेणियां, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, है ना। ये 3 श्रेणियां आपके सामने है। इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से देखते जाइए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल चोटी में हम लोग आ रहे हैं, बातचीत आप टेंशन न लीजिए, बिल्कुल हम चोटी पे बातचीत करेंगे। तो जैसे कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि ये 3 जो श्रेणियां हैं, इसमें पहली जो श्रेणी है राजपीपला और दूसरी जो श्रेणी है महादेव। तो दूसरी वाली श्रेणी में इसमें स्थित है धूपगढ़। क्या स्थित है मित्रों? धूपगढ़ स्थित है। और धूपगढ़ जो आपकी चोटी है वो आपको ध्यान दीजिएगा, यही आपकी किसकी है? यही सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसको भी अपना लिख लीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची
चोटी, है ना, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मित्रों आप लोग ध्यान दीजिए, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कहां पर स्थित है, महादेव श्रेणी में स्थित है, तो एक मैकाल पर्वत श्रेणी भी है। क्या मैकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है? आप सभी लोगों से आशा है कि आप कमेंट जरूर करिए, है ना। जैसे बहुत से लोगों ने, मित्रों ने हमारे धूपगढ़ लिख दिया, है ना, तो बिल्कुल आपने सही लिखा। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी मित्रों, वो मैकाल श्रेणी कहां पे? हाँ, हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो बिल्कुल मैकाल श्रेणी का जो चोटी है वो अमरकंटक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अमरकंटक बता रहे हैं। यहां पर आपको समझना है क्या बता रहे हैं मित्रों, अमरकंटक बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका अमरकंटक है, इसके विषय में आपको समझना है कि अमरकंटक, है ना, अमरकंटक जो आपका, ध्यान दीजिए, अमरकंटक जो शिखर है वो आपका, समझिएगा ध्यान से, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है। और इसमें से जो मुख्य रूप से नदियां निकलती है, ध्यान दीजिए, है ना, मुख्य रूप से इसमें से जो नदी निकलती है वो अमरकंटक से खास तौर पे वो कौन सी निकलती है? नर्मदा का नाम सुने होंगे, है ना, क्या नाम है? नर्मदा का नाम सुने होंगे। तो खास तौर पे नर्मदा नदी का इसमें से उद्गम होता है ना। तो आपके सामने ये श्रेणियां रही, इन श्रेणियों को हमने इन सब इस तरह की चीजों से बताया। और जैसे कि हम आपको बताएं, यहां पर आप लोग अच्छे से समझ सकते हो इस तरह कि ये आपका क्या है, ये आपका विंध्याचल श्रेणी है, और ये जो आपका श्रेणी है उसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी। और इन दोनों के बीच में जो बहती नदी है, इसी नदी का क्या नाम है? नर्मदा नदी। क्या नाम है मित्रों? नर्मदा नदी। और इसके बाद यहां जो नदी बहती है उसका नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी नाम है? ताप्ती नदी। तो कुल मिला के ये है कि इतनी चीजों को हम आपके सामने रखे हैं, है ना। इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब एक ऐसा हम लोग काम करते हैं कि हमारी विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा और जितने पठार हैं, उन सब चीजों को हम मानचित्र के माध्यम से यदि रखकर पढ़ें तो कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। तो आप तब तक इसको जो है बना लीजिए, है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग जो है अगर क्लियर करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। क्या मित्रों हम लोग आगे बढ़े? बिल्कुल, नदियों का भी चैप्टर नहीं है, नदियों को चैप्टर से हम बिल्कुल अलग से करेंगे, तो इसलिए कोई हेडेक लेने की बातचीत नहीं। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करेंगे? जैसे सबसे पहले हमें जरूरत होगी एक मानचित्र की। वो मानचित्र किसका हम बनाएंगे? वो मानचित्र रहेगा आपका मध्य प्रदेश का। किसका रहेगा? मध्य प्रदेश का रहेगा। तो ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है, और इस मध्य प्रदेश के मानचित्र में चीजों को आपको देखना है ना। चीजों को जब आप देखेंगे तो इसमें से आपको समझ में आएगी कि कहां पर कैसा ये जो है पूरा का पूरा क्षेत्र, है ना। तो ये आपका मध्य प्रदेश का मानचित्र है ना। ये आपका रहा मध्य प्रदेश का मानचित्र। और इस मध्य प्रदेश के मानचित्र में आपने देखा कि देखो ये किसका मैप है? ये आप है मैप ऑफ एमपी, है ना। इस मैप ऑफ एमपी में खास तौर पे सबसे पहले जो है हम इसमें बताना चाहते हैं आपको कि ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो एक बंटवारा है नदी का, है ना, इस नदी का जो बंटवारा कुछ इस प्रकार से है। तो ये आपका जो है, हमें आपको फिर से एक बार लिख रहे हैं, नर्मदा घाटी, और दूसरे नंबर पर हम यहां का रख रहे हैं सोन घाटी, है ना। यहां कोई प्रॉब्लम? सोन घाटी। मित्रों ध्यान दीजिए, इधर है नर्मदा घाटी, आपको समझना है, इधर नर्मदा नदी बह रही है ना, ऐसे करके, और इधर जो बह रही है वो कौन सी नदी बह रही? सोन नदी बह रही। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपका क्षेत्र है, जैसे नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है पूरा का पूरा? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गया। समझिएगा ध्यान से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गया। और इधर क्या हो गया? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना। ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गई। अब इसमें देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि इसमें 4 प्रमुख पठार हैं। तो पहला पठार इसमें कौन सा है? मालवा का पठार, है ना। मालवा का पठार, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, मालवा का पठार। आप भी चित्र बना लीजिएगा, इसको बनाते जाइएगा।
और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें जो मालवा का पठार है मित्रों, ध्यान दीजिए, मालवा का पठार कुछ इतना बड़ा पठार है, इस तरह, है ना। यानी ये जो पठार है पूरा आपका, ये जो आपका पूरा पठार है, इस पठार को क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। और ये पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है। तो आइए इसके विषय में समझते हैं। आप सभी लोग इसी तरह बना सकते हो और या तो देखते जाइए मालवा का पठार हेडिंग लगा के। सबसे पहले देखिए क्या है कि मालवा, है ना, मालवा जो है आपका है वो क्या है? मालवा जो है आपका लावा जनित क्रिया द्वारा निर्मित पठार है ना। यानी इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो मालवा पठार है वो किस क्रिया द्वारा बना है? तो ये जो है वल्केनिज्म एक्टिविटी के द्वारा बना है या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये निर्मित है। दूसरा इसमें क्या है? दूसरा इसमें यह है कि भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया के द्वारा चट्टाने विखंडित होकर या टूटकर रेगुर, ध्यान दीजिए मित्रों, रेगुर, यहां पे ध्यान देना है, रेगुर मृदा में परिवर्तित हो गई, है ना। रेगुर मृदा में परिवर्तित हो गई है। किस मृदा में मित्रों? रेगुर मृदा में परिवर्तित होगी। आप सभी लोग लिखिएगा कि जो मालवा का पठार है वो मालवा लावा जनित क्रिया द्वारा निर्मित है, भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टाने टूटकर रेगुर मृदा में परिवर्तित हो गई हैं। और ध्यान दीजिए तीसरा पॉइंट, इसको आपने लिख लिया होगा, तो अगर आपने इसको लिख लिया होगा तो इसको हम यहां से हटाए दे रहे हैं, है ना। तीसरे पॉइंट के लिए हमें जो है जगह की जरूरत है। तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा? तीसरा पॉइंट आएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट ये आपके सामने है कि मालवा क्षेत्र प्रमुखतः कपास, ध्यान दीजिए मित्रों, किसके लिए? कपास के लिए जाना जाता है। कपास के अलावा जैसे अब सोयाबीन है ना, क्या है? सोयाबीन है। सोयाबीन के बाद गन्ना है, गन्ना के बाद गेहूं वगैरह होता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि मालवा जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से कपास के लिए और सोयाबीन के लिए जाना जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोयाबीन स्टेट के नाम से, इसे हम लोग जानते हैं। और इसमें देखिए क्या खूबी है, इसकी खूबी ये है कि जो मालवा क्षेत्र है, ध्यान दीजिए, मालवा क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र अरावली, ध्यान दीजिए, मालवा जो क्षेत्र है वो अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में, ध्यान दीजिए, अरावली विंध्याचल पर्वत के बीच में है। तो ये आपका पूरा का पूरा इसमें हमने चीजों को बताया। इसमें तीन बड़ी बातें हमने आपको बताई और वो तीन बातें दो तो हो ही गई हैं, एक बात आपके सामने ये रही, है ना। अब इसमें इसको आप लोग लिख लीजिएगा, सभी लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। क्या सभी लोगों को बिल्कुल सोया प्रदेश कहते हैं, सोयाबीन प्रदेश कहते हैं, है ना। अजय जी, अंशु जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सोयाबीन प्रदेश इसे कहेंगे, है ना। वैसे हम आपको बता दें कि सोयाबीन के उत्पादन में सबसे जो प्रमुखतः जो राज्य है उसका नाम है मित्रों मध्य प्रदेश है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर फिर राजस्थान आता है ना। तो उसको जरूर हम आपको बताएंगे। हाँ बिल्कुल ओके है, ठीक है, बिल्कुल यूपी टेट में आया था। हाँ तो यहां से आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिए, मालवा जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी के लिए जाना जाता है और उसी काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहते हैं मित्रों। ध्यान दीजिए किस क्या कहते हैं? रेगुर मृदा कहते हैं। और एक चीज हम आपको इसमें और बता दें, आप हो सकता उतनी जरूरी भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर आप चाहो तो हो सकता है कि जैसे आप जानते हैं कि उज्जैन, है ना, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, क्या हो गया? इंदौर। इसी तरह रतलाम हो गया, है ना, क्या हो गया? रतलाम। विदिशा हो गया, है ना, क्या हो गया मित्रों? विदिशा, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए कि उज्जैन है, इंदौर है, रतलाम है, विदिशा है ना, ये जो जिले हैं ये जिले मालवा क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं मित्रों? मालवा क्षेत्र में आते हैं।
उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, रतलाम हो गया, विदिशा हो गया, ये सब जो जिले हैं वो कहाँ आते हैं, यानी ये आपके जो जिले हैं वो कुछ इस प्रकार से स्थित है यहाँ पर, तो ये आपके इधर ही आते हैं। ध्यान दीजिए, मालवा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। पठारों में सबसे बड़ा जो पठार है, कम से कम 26% भूभाग के साथ अकेले मध्य प्रदेश में स्थित है मालवा क्षेत्र। आइए दूसरे नंबर पे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर पर, क्या सब लोगों को समझ में आ गया है ये चीज, है ना? आप सभी लोग तुरंत से जवाब दीजिए, और मैं आपके सामने पूरी तरह से बाहर हूं, आप इसको अपना देख भी सकते हो। क्या सभी लोग आप लोग प्रिपेयर हो? ठीक है, तो इसको हम यहां से हटा रहे हैं हमें, क्योंकि ये चीज हटाना ही पड़ेगा। ये चीज जो है हम यहां से हटा रहे हैं, है ना? तो इसके बाद देखिए क्या है कि अब अगला जो है हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। मित्रों ध्यान दीजिए, किसको, कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे आपने देखा कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, पहली बात तो यह है कि इसका अगर ये 26% इसकी हिस्सेदारी थी, कितने परसेंट? 26%। तो बुंदेलखंड की बहुत ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, मात्र जो है ये 7% है मध्य प्रदेश में, है ना? मध्य प्रदेश में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 7% है। एक चीज आपको समझ आ दें कि मालवा पठार के विषय में फाहियान ने कहा था, किसने कहा था? फाहियान ने कहा था कि यहाँ विश्व की सबसे श्रेष्ठतम जलवायु पाई जाती है। विश्व की सबसे श्रेष्ठतम जलवायु मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र की जलवायु की विशेषता को फाहियान ने जो है बताया था, क्योंकि मित्रों यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है। जैसे कि आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में बघेलखंड वाले क्षेत्र में, इधर वाले में, तो आप देखेंगे कि इधर बहुत ठंडी के समय बहुत ज्यादा ठंडी और गर्मी के समय में बहुत ज्यादा गर्मी, और इधर वाले क्षेत्र में गर्मी के समय ना बहुत ज्यादा गर्मी ना ठंडी के समय बहुत ज्यादा ठंडी। बुंदेलखंड के विषय में जब इसमें हम चर्चा करते हैं तो ये जो क्षेत्र पूरा आता है आपका, ये वाला, ध्यान दीजिए मित्रों, ये वाला जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी यही आपका बुंदेलखंड पूरा क्षेत्र है ना? ये कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड है। ध्यान दीजिए यहां से यहां तक, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ये हम आपको लिखे बुंदेलखंड का पठार। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि जो बुंदेलखंड है वो पूरा झांसी हो गया, झांसी के बाद ललितपुर का नाम सुने होंगे, है ना? इसी तरह पूरा जो है आपका चित्रकूट मंडल, चित्रकूट मंडल के सभी जिले इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से जिले आ जाएंगे चित्रकूट में? आप खास तौर पे देखिए, जैसे कि चित्रकूट मंडल में, मित्रों हम आपसे जानना चाहते हैं चित्रकूट मंडल में कितने जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं चित्रकूट मंडल में? आप सभी लोग कमेंट करिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट मंडल में ललितपुर, जालौन का नाम शुरू होंगे, ये आपके जिले आते हैं। तो कुल 3 जिले हैं, ललितपुर, जालौन और झांसी का नाम सुने होंगे। एक मिनट ध्यान दीजिए, सॉरी बहुत बड़ी गलती है इसमें। चित्रकूट के विषय में हम आपको बता दें, चित्रकूट में बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, और झांसी मंडल में खास तौर पे हम आपको जो बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं इसमें कि इसमें ललितपुर रहेगा और इसके बाद इसमें आपका क्या रहेगा? जालौन रहेगा। तो चित्रकूट मंडल में खास तौर पे आपके बांदा, हमीरपुर और इसके बाद आपका महोबा, और झांसी मंडल में ललितपुर और जालौन जिले रहेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ये सब जिले बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आएंगे। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं रीवा का नाम सुने होंगे, टीकमगढ़ का नाम सुने होंगे, ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में संबंधित होगा, है ना? क्या नाम है? रीवा हो गया, टीकमगढ़, है ना? टीकमगढ़ ये आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये चीज, बुंदेलखंड खास तौर पे अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड का थोड़ा बहुत भाग जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है, अदरवाइज बुंदेलखंड का पूरा हिस्सा क्या है? लाल मिट्टी से संबंधित है। और इसके बाद मित्रों जैसे कि तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिए, ये आपका बुंदेलखंड का पठार रहा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। अब देखिए ये जो भाग है, जैसे कि हम इसकी बातचीत करें, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? मंडेर खंड का पठार कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, मंडेर खंड का पठार, आप उसको अपना नोट कर लीजिएगा। बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में 7% इसका जो है हिस्सेदारी है। झांसी, ललितपुर सहित चित्रकूट के जो चित्रकूट मंडल के जो जिले हैं, मैंने भी आपको बताया कि चित्रकूट मंडल के जो जिले हैं वो महोबा है, ध्यान दीजिए महोबा है, इसी तरह आपका हमीरपुर है, हमीरपुर के बाद आप नाम सुना होगा बांदा का नाम सुना होगा। तो ये आपके जो जिले हैं रीवा और टीकमगढ़ इससे संबंधित हैं। अब इसके बाद देखिए मंडेर खंड का जो पठार है
इस मंडेर खंड के पठार में हम आपको बता दें कि अगर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसकी रही, विंध्याचल की रही, तो दूसरी जो हिस्सेदारी सबसे बड़ी है वो किसकी है? वो आपका मंडेर खंड पठार की है। और हम आपको बता दें इसमें ये मंडेर खंड का जो पठार है ये सफेद शेर के लिए जाना जाता है। किसके लिए? व्हाइट यानी सफेद शेर के लिए जाना जाता है। कौन सा आपका? ये जिसे हम आपसे कहते हैं कि मंडेर खंड का पठार। इसी प्रकार जैसा कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? बघेल खंड का पठार कहते हैं। कौन सा पठार मित्रों? बघेल। ध्यान दीजिए यहां पे, कौन सा? बघेल खंड का पठार इसे कहेंगे, है ना। क्या नाम है इसका? बघेल खंड का पठार। तो बघेल खंड का पठार। अब आप आइए जो है इन सब में कंपैरिजन करते हैं। तो बघेल खंड के पठार में देखिए क्या है, अगर इधर की जलवायु रही, मालवा की जलवायु रही कि गर्मी के समय में बहुत ज्यादा गर्मी ना होना, ठंडी के समय में बहुत ज्यादा ठंडी ना होना, यहां पर क्या है? गर्मी के समय बहुत ज्यादा गर्मी होना और ठंडी के समय बहुत ज्यादा ठंडी होना। ये बघेल खंड क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में खास तौर पर जो है पेपर यानी जो आपका क्या होता है, कागज बनाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, जिससे जैसे होशंगाबाद का नाम सुने होंगे, जैसे नेपा नगर का नाम सुने होंगे मित्रों, तो यहां पर कागज निर्माण का कार्य बहुत ज्यादा होता है। और ये खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से, ध्यान दीजिए, खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से खास तौर पर उतना रिच नहीं है जितना रिच ये आपका पूरा क्षेत्र है। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिए, यहां पर जो सिंगरौली है, क्या नाम है? सिंगरौली, जिसे मध्य प्रदेश का पावर हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हब कहा जाता है। वो आपका यहां पर बघेल खंड वाले पठार में स्थित है। बघेल खंड मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। तो यहां पे आपको समझना है कि ये जो आपका मंडेर खंड है, वो मंडेर खंड में खास तौर पे, जैसे आपने नाम सुना होगा, क्या आपने नाम सुना होगा कि जैसे आपने सीधी का नाम सुना होगा। क्या? सीधी हो गया। सीधी के बाद जैसे आपने सतना का नाम सुना होगा, सतना हो गया, है ना। सीधी हो गया, सतना हो गया। इसी तरह रीवा का नाम सुना होगा। तो ये जो क्षेत्र आते हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे। और नेपा नगर है, होशंगाबाद है, ये जो मैं आपको नाम ले रहा हूं, ये इस क्षेत्र में आएंगे। और कोई जरूरी नहीं है इसमें, इन जिलों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। खास तौर पे बस आप अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बनाइए कि जो आपका मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में एक ये नदी, एक ये घाटी है, और इस घाटी को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक नर्मदा घाटी और दूसरा सोन घाटी। और इसके बाद नर्मदा घाटी के उत्तर में जो विशाल पर्वतीय क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं? विंध्याचल। विंध्याचल के जो पश्चिमी भाग है, विंध्याचल को जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उसको जो है क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। और इसके बाद ये जो पठार है इसे क्या कहेंगे मित्रों? बुंदेलखंड का पठार। और ये वाला जो पठार है इसे मंडेर खंड का पठार। और ये वाला जो पठार है इसे क्या कहेंगे? बघेल खंड का पठार यहां पर कहेंगे। मित्रों जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो आपका ये है, जिसमें बुरहानपुर है, आपने बैतूल का नाम सुना होगा। क्या नाम सुने होगा? बैतूल का नाम सुना होगा, छिंदवाड़ा का नाम सुना होगा। ये सब जो क्षेत्र है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो यहां पर आपको इन सब चीजों को समझना है। हमने आपको पूरी तरह से बता। अच्छा, आपके सामने ये भी एक हिस्सा है, इस हिस्से में क्या है? तो ये जो है क्या है? इसे मध्य का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य का पठार कहते हैं, है ना। ये भी जो है आपका क्षेत्र है, मध्य का पठार इसे हम कहते हैं। लेकिन ना तो ये मालवा के अंतर्गत आता, ना बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। इसको बस यही नाम से जाना जाता है, मध्य का पठार। तो मित्रों आपके सामने आज हमने जो बातचीत किया वो बातचीत किया विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और इसके बाद यहां पर जो स्थित क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत जो स्थित आपके प्रमुख पठार हैं, चाहे मालवा का पठार हो, चाहे बुंदेलखंड का पठार हो, चाहे क्या है आपका रीवा पन्ना का पठार जिसे मंडेर खंड का पठार कहते हैं, या बघेल खंड का पठार कहते हैं। तो प्रमुख रूप से इन सब चीजों के विषय में चर्चा हुई। इनमें कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, है ना, कैसे कैसे यहाँ पे खाद्यांशों का उत्पादन होता है। तो इससे संबंधित जब चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन स्थानों का हम नाम लेंगे। हम जो है जब सोचिए कपास पढ़ाएंगे या सोयाबीन पढ़ाएंगे तो हम इन क्षेत्र का नाम लेंगे, तो वहां पर आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ये चीज हमने सुना था, अब हमें पूरी तरह से समझ में आ गया, है ना। इसमें खास तौर पे जो जानने का हमें प्रयास करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये पठार की लोकेशन है और कैसे कैसे इनकी जो है स्थितियां हैं, इन सब चीजों को इसमें हमने बताया। नदियों का है,
यहाँ पर जो नदियों से संबंधित है, खनिज से संबंधित है, इसके लिए पर्टिकुलर चैप्टर बनेंगे, तो उन चैप्टर के माध्यम से चीजों को हम समझेंगे, है ना। तो ये हम आपके सामने चीजों को रखे हैं, आप एक बार इसको और अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत जो है कमेंट करिए, है ना। हाँ, एक हमारे मित्र ने कहा कि सर पर्वत और पठार में अंतर बता दीजिए कृपया। बिल्कुल बिल्कुल हम अंतर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए। थैंक यू सर, बिल्कुल, है ना। कैमूर, बिल्कुल कैमूर आपने लिखा, है ना, कैमूर। तो ध्यान दीजिए, ये जो विंध्याचल पर्वत है मित्रों, ध्यान दीजिए, ये जो विंध्याचल पर्वत है, यही जो है धीरे धीरे जब इस बॉर्डर को छोड़कर आगे बॉर्डर पे निकलता है, और ये बॉर्डर बनता है किसका, ये बॉर्डर बनता है आपका झारखंड का, बिहार का। ध्यान दीजिए मित्रों, जब विंध्याचल पर पर्वत झारखंड और बिहार में प्रवेश करता है, अर्थात उसकी स्थिति हो बनती है, तो बिहार झारखंड में विंध्याचल पर्वत को कैमूर के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना। जरूर आप बिल्कुल ओके सर, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, एक हमारे जो मित्र कह रहे हैं कि सर पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है ना, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, हम अगर आपके सामने एक छोटा सा चित्र बना के इनको समझाएं तो कैसे समझ सकते हो कि जैसे ये आपके सामने एक चित्र है, और इस चित्र में एक स्थिति ये है और दूसरी स्थिति ये। अगर आप इसमें विचार करो ए और बी में, तो देखिए पर्वत वो हो, यानी पर्वत धरातल पर स्थित सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है, और जो पठार होते हैं वो पर्वत से निम्न, ध्यान दीजिए, पर्वत से क्या होते हैं, कम ऊंचे होते हैं। पर्वत का जो शिखर होता है वो क्या होता है, संकुचित होता है। ध्यान दीजिए, पर्वत का जो शिखर होता है वो संकुचित होता है, और पठार का जो शिखर होता है वो क्या होता है, समतल होता है ना। क्या होता है, समतल होता है। इसमें ढाल अधिक होता है पहाड़ों में, इनमें ढाल कम होता है। यहां तो आपको इसको बिल्कुल सामान्य रूप से समझ लेना है। जब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे तो पहाड़ के प्रकार भी हम आपको पढ़ाएंगे, पहाड़ के जितने प्रकार होते हैं, कि कौन सा आपका मोड़दार पर्वत है, यानी फोल्ड माउंटेन कौन सा है। दूसरा देखिए कौन सा पर्वत होता है, तो आप ब्लॉक पर्वत का नाम सुने होंगे, ब्लॉक पर्वत। जैसे अगर हम आपसे कहें कि सतपुड़ा और विंध्याचल कैसे पर्वत हैं, तो सतपुड़ा और विंध्याचल ये कैसे पर्वत हैं, ये एक तरह के ब्लॉक पर्वत हैं। कैसे पर्वत है मित्रों, ब्लॉक पर्वत हैं। इनके विषय में हम आपको जरूर एक टॉपिक में बताएंगे, वो अलग से आपका रहेगा, है ना। चूंकि भारतीय भूगोल चल रहा है तो इसमें इन सब चीजों को हम आपको बता रहे हैं, है ना। और हमारे मित्र जो इनकी कोई समस्या हो, सर नदी और घाटी में क्या अंतर है ना, तो नदी और घाटी वाले चैप्टर में ही आप इसको हम आपको बताएंगे, है ना, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। विशेष अगर आपको बहुत ज्यादा वो हो तो हमने आपको वैसे बताया था कि जो नदियां होती हैं, नदियों के माध्यम से जो घाटियां बनती हैं, उन घाटियों को सामान्य रूप से हम गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, गार्ज कहते हैं। जैसे सिंधु गार्ज, सिपकिल्ला गार्ज, कोरबा गार्ज, उसको हम वहां पे जरूर बताएं। ओके ओके, ठीक है, सब सही है ना, है ना। सह्याद्री की व्याख्या करिए, बिल्कुल बिल्कुल हम इसकी व्याख्या करेंगे मित्रों, लेकिन वो पश्चिमी घाट आप आने दीजिए, पश्चिमी घाट आपको पढ़ाएंगे तो पश्चिमी घाट की उसकी व्याख्या हम जरूर करेंगे। यहां पर इसका जो है व्याख्या उचित नहीं है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सब लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आइए एक सूचना हम लोग आपको बता दे रहे हैं मित्रों, आपको संडे से मंडे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, और हमारी टीम ने आपसे वादा किया है कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले हम अपने कोर्स को पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से जो है उसे अच्छे से पढ़ाकर, समझाकर और पूरी व्यवस्था के साथ उसको जब बताएंगे, और एक हफ्ते पहले उसको समाप्त कर देंगे, है ना, ठीक है। तो इसमें इसलिए एक कल हमारे मित्र ने कहा कि सर बहुत डीप जा रहे हैं। अब आप ही बताइए इसमें क्या डीप है। मान लो प्रश्न आ गया कि नर्मदा नदी घाटी किन दो पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो अब आप ही बताइए क्या बताओगे। अगर आपके पास ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, विंध्याचल और सतपुड़ा, तो बताइए कोई दिक्कत है क्या, तुरंत आप जवाब दे लोगे। मान लो अगला प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, मालवा पठार है, बुंदेलखंड पठार है, मंडेरखंड है कि बघेलखंड है, तो कौन सा आपको बताना है, ये आपको मालवा बताना है। इसी प्रकार मित्रों, जैसे मान लो प्रश्न आपसे पूछ ले कि सफेद शेर के लिए कौन सा पठार जाना जाता है, तो क्या मालवा जाना जाता है, कि क्या बैतूल का पठार जाना जाता है, कि क्या बघेलखंड जाना जाता है, कि बुंदेलखंड जाना जाता है, तो खास तौर पे इसमें जो जाना जाता है वो आपका बघेलखंड जाना जाएगा। कौन सा जाना जाएगा, बघेलखंड जाना जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप लोग जानते हैं इतने ढेर सारे पर्वत हैं, पठार हैं, इनका अपना क्रम है, तो उस क्रम को हमने हिसाब से बताया।
और हम आपको बता दें कि ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या यहाँ पर है। हमारे मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, क्योंकि सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है, इसलिए उन सब वन क्षेत्रों को या वन्य जीवों को संरक्षित करके सर्वाधिक वन क्षेत्रों को यहाँ पर घोषित किया गया है ना। तो ये सब चीजों को हमने आपके सामने बताया। आज जो प्रमुख बात है वो बात यह है कि मित्रों, आज हम आपके सामने जितना भी पढ़ाए हैं, मित्रों ध्यान दीजिए सभी लोग, हमने कल कहा था आपको कि रिवाइज अच्छे से आप कर लीजिएगा। जितनी चीजें हमने आपको कहा, पढ़ाया भी, हमने कमेंट में भी लिख के सबको बताया कि सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, सिंहावलोकन कर लीजिएगा। और आज हम, मित्रों ध्यान दीजिए, आज हम आपके सामने जो प्रश्न हम आपको पढ़ाए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होंगे। और हम चाहते हैं कि जब उन प्रश्नों को हम आपके सामने रखें तो तुरंत स्क्रीन पर आप जो है जल्दी जल्दी अपना अपना ऑप्शन बताओ कि इसमें ये चीज सही है, जिससे फुल प्रूफ हो जाओ, जमीनी स्तर पर पूरी तरह से आप व्यवस्थित हो जाओ, है ना। तो इन सब चीजों को आज बिल्कुल कराया जाएगा। तो आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए। थोड़ी देर में हम जरूर इसको साथ आएंगे, है ना। तो ये सब चीजें संडे का, आप ये ना कहिए कि संडे को सर ऑफ रखिए, सब चीजें हैं भाई। जब आपके सरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मान लो अगर विशेष काम है तो आपसे अनुरोध है कि आप क्लास ना रुकवाकर आप उसको टेलीग्राम में जो पढ़ा रहता उसको आप देख सकते हो ना। तो आज यहीं तक, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।